दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पीके मेहता, आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये प्रतियोगिता दर्पण फरवरी महीने का सार संग्रह, जिसमें लगभग आपको 130 क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये 130 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं होती है, क्योंकि इस प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह में बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कहीं बुक्स में मिलेंगे ही नहीं। कुछ ऐसे शब्द देखने के लिए मिलेंगे जो शब्द का प्रयोग कभी बुक में हुआ ही नहीं है। तो ये प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह बहुत ही उपयोगी होता है किसी भी एग्जाम के लिए, जो है इसमें जीके जीएस पूछा जाता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या है इसमें क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा इसे। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पंच सिद्धांत जो है, पंच सिद्धांतिका किसके 5 सिद्धांतों का संबंधित है, यानी किसके 5 सिद्धांतों से संबंधित है। तो ये है ज्योतिष से। याद रखिए सीधा कि पंच सिद्धांतिका जो है वो ज्योतिष से संबंधित है। 5 सिद्धांत इसमें दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन नाटक वसुमित्र द्वारा यवनों पर विजय किससे संबंधित है, यानी कौन सा ऐसा प्राचीन नाटक था जो वसुमित्र के द्वारा लिखा गया था और ये यवनों पर विजय के उपलक्ष्य में लिखा गया था। तो उसका नाम था मालविकाग मित्रम। क्या नाम था उसका? मालविकाग मित्रम। याद रखिएगा क्या नाम था उसका? मालविकाग मित्रम। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, करे सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत कहां से मिलते हैं। तो जुता हुआ खेत जो है वो कालीबंगा से मिलता है। याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, करा गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। कौन सा मंडल में है? तीसरे मंडल में। इसमें 62 सूक्त है और इंद्र और अग्नि से समर्पित किया गया है। और मुख्यतः जो है ये सूर्य देवता समर्पित को, याद रखिएगा, सूर्य देवता सावित्री को, किसे? सावित्री को समर्पित किया गया है। इसकी रचना वसुमित्र के द्वारा किया गया था। विश्वामित्र के द्वारा इसका रचना किया गया था। याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन करा है कि अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है, यानी अशोक का कौन सा शिलालेख है जिसमें धम्म की व्याख्या की गई है। तो अशोक का 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है कि नाभि वर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है। अब देखिए, ये नाभि वर्ष जो है ना आपको बहुत कम जगह पे देखने के लिए मिलेंगे। अगर एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ जाएंगे कि नाभि वर्ष किसे कहा जाता है, किस देश का नाम है, तो थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। तो इसीलिए सार संग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरा वीडियो को देखिएगा, बहुत उपयोगी क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो नाभि वर्ष जो है वो भारत को बोला जाता था। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार भारत का नाम, भारतवर्ष का पुराना नाम नाभि वर्ष, यानी भारतवर्ष को ही पहले नाभि वर्ष के रूप में जाना जाता था, जो पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पिता राजा नाभि के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर रखा गया था? ऋषभ देव के पिता थे राजा नाभि, उन्हीं के नाम पर इसे रखा गया था। जैन तीर्थंकर थे ये। और भारत का ही नाम है नाभि वर्ष, क्योंकि पहले इसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था, तो उसी नाम पर यह नाभि वर्ष जाना जाता है। तो याद रखिएगा, नाभि वर्ष का मतलब किस देश से संबंधित है? तो भारत से संबंधित है। कौन सा महर्षि से? तो ऋषभ देव के पिता का नाम था नाभि, उसी से संबंधित था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन करा है कि सातवाहन वंश के किस राजा ने गथा सप्तासी का रचना किया था, यानी गथा सप्तासती का रचना किया गया था राजा हाल के द्वारा। किसके द्वारा? राजा हाल के द्वारा किया गया था। हाल ने गथा सप्तासित का रचना किया, जो प्राकृतिक भाषा में प्रेम कविता का संग्रह। याद रखिएगा, प्राकृतिक भाषा में रचना किया गया था। सातवाहन का वंश का शासक था राजा हाल, और गथा सप्तासती का रचना किया गया था किसके द्वारा? राजा हाल के द्वारा। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस सूफी संत को चिराग ए देहलवी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि किस सूफी संत को चिराग ए देहलवी कहा जाता है। शेख निजामुद्दीन महमूद को किसे कहा जाता है? शेख निजामुद्दीन महमूद को चिराग ए देहलवी कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि चंदावर का युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था। तो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। अगले क्वेश्चन पर आइए 10 नंबर पे कि मुल्क एक खादिम के नाम से कौन राज जाना जाता है। देखिए ये भी एक नया शब्द है। हमने हिस्ट्री का किताब कई एक पढ़ा है जहां कहीं पे नहीं हमको मिला कि मराठा साम्राज्य को मुल्क एक खादिम के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम
नाम आ जाते हैं ना तो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि आखिर ये क्वेश्चन आया कहाँ से। तो इसीलिए सार संग्रह पढ़ना बहुत जरूरी है कि मुल्क एक खादिम के नाम से किसे जाना जाता था, तो मराठा साम्राज्य को किसे जाना जाता था, याद रखिएगा, मुल्क एक खादिम के नाम से मराठा साम्राज्य को जाना जाता था। तो देखिए 10 क्वेश्चन जो था वो हिस्ट्री से था। अब अगला जो 10 क्वेश्चन मिलेगा आपको वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। कौन से वायसराय ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था, यानी ओवेन मेरेडिथ के उपन्यास के कविता लिखते थे, यानी ये एक लेखक था इसलिए इसे ओवेन मेरेडिथ की संज्ञा दी गई थी लॉर्ड लिटन को। याद रखिएगा लॉर्ड लिटन को ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वायसराय था जो एक लेखक था, है ना, तो याद रखना है लॉर्ड लिटन, इसलिए इसे ओवेन मेरेडिथ कहा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि केवल पागल खाने के बाहर खड़े पागल लोग ही आजादी के बातें कर सकते हैं और सोच सकते हैं। स्वराज के संदर्भ में यह कथन किसका कहा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ऐसे कथन वाले कि केवल पागल खाने के बाहर खड़े लोग ही आजादी की बातें कर सकते हैं और सोच सकते हैं। स्वराज के संबंध में ये किनके द्वारा कहा गया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया था। याद रखिएगा किनके द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। नेक्स्ट 13 नंबर की किस दिन को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था, तो 16 अगस्त 1946 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एक बार पूछा गया एग्जाम में कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसके द्वारा मनाया गया था, तो मुस्लिम लीग के द्वारा। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा कब मनाया गया था, 16 अगस्त 1946 को। कब मनाया गया था, 16 अगस्त 1946 को। 14 नंबर क्वेश्चन है कि यह रिपोर्ट रद्दी कागज की ढेरी में रखने योग्य है। सामन कमीशन की रिपोर्ट से संबंध में यह कथन किसका था, तो यह कथन था सर शिवा स्वामी अय्यर का। किसका था, सर शिवा स्वामी अय्यर का। याद रखिएगा कि साइमन कमीशन के बारे में, साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट आया था, इनका रिपोर्ट 1930 में आया था। कब आया था, 1930 में। तो 1930 में जो साइमन कमीशन का रिपोर्ट दिया गया था उसे किसने कचड़े के ढेर में रखने के लिए कहा गया था, तो ये कहा गया था स्वामी अय्यर के द्वारा, शिवा स्वामी अय्यर के द्वारा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन क्या करे वो देखिए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया था, लॉर्ड लिटन के समय में। यही लॉर्ड लिटन है जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया, किसे ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है, यानी लेखक था। लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन करा है कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, तो यह कथन कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा, और लाहौर में इनका निधन हो गया था। साइमन कमीशन के विरुद्ध ये लाठी चार्ज में मारे गए थे, है ना, शहीद हो गए थे। तो मुझ पर लाठी का जो चार्ज का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य में कफन के कील के बराबर बनकर होगा, यह कथन किनके द्वारा कहा गया था, तो लाला लाजपत राय के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मत के जितना स्टार इस पे लगा दीजिए कम पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 1919 के अधिनियम से, 1935 के अधिनियम से, 1909 के अधिनियम से, उसके बाद आपको 1858 के अधिनियम से, उसके बाद 1833 के अधिनियम, 1813 का अधिनियम, 1773 का अधिनियम, इतना क्वेश्चन पूछा जाता है कि मत कहिए। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि प्रांतीय स्वायत्तता का संबंध किस अधिनियम से, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। कौन सा अधिनियम से, भारत शासन अधिनियम 1935 से। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों का गृह युद्ध में है। कांग्रेस के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था, तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा कहा गया था। कांग्रेस से संबंधित सारे स्टेटमेंट को रट जाइए, खूब पूछता है क्वेश्चन ये, है ना। तो याद रखना है कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार का गृह युद्ध में है। यह कांग्रेस के संदर्भ में किनके द्वारा कथन कहा गया था, तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि किसने टिप्पणी किया कि नेहरू एक देशभक्त जबकि जिन्ना एक राष्ट्र नेता है। यह कथन मोहम्मद इकबाल का था। किसका था, खूब ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके द्वारा कहा गया कि नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनेता है। यह मोहम्मद इकबाल के द्वारा कहा गया था। 20 नंबर क्वेश्चन है कि जिन्ना ने एक योजना को सड़े अंग कट्टे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया था। यानी जो अली जिन्ना था, मोहम्मद अली जिन्ना जो था, वो कौन सा योजना था जिसे सड़े अंग का कटा हुआ और दीमक लगा हुआ पाकिस्तान की एक योजना के तहत कहकर इसे अस्वीकार कर दिया था, तो श्री राजगोपालाचारी जी का जो योजना था उसी को इसने ऐसा स्टेटमेंट देकर संबोधित किया था। अब देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता संबंधित हो गया। अब आ जाइए पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आ गया। अब देखिए यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा जो संविधान से हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान
सभी नागरिकों के लिए खुले रहेंगे। यानी किस संविधान में कहा, संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान जो है वो सभी नागरिकों के लिए खुले रहेंगे। ये 15 के 2 के तहत कहा गया है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस संविधान के अनुसार नागरिकों को भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ का निर्माण की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता और निवास करने की स्वतंत्रता। पहले 7 स्वतंत्रता था। एक था संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया है ना, याद रखिएगा। आइए 23 नंबर क्वेश्चन पे, जो विषय केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची किसी में शामिल नहीं हो तो उस पर कानून कौन बनाएगा? तो उस पर कानून संसद बनाएगा, नहीं लोकसभा राज्यसभा मिलकर बनाएगा उसमें। तो 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अब तक भारत के संविधान के प्रस्तावना में बदलाव हो गया, कितनी बार बदलाव की गई है? तो प्रस्तावना में अब तक मात्र 1 बार बदलाव हुआ। कितनी बार? 1 बार बदलाव हुआ। 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, अखंडता शब्द को जोड़ा गया। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल है? तो भारत में 3 प्रकार का आपातकाल है, राष्ट्रीय आपात, प्रादेशिक आपात और वित्तीय आपात। ये जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे, भारत में गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम एक बार टेस्ट ले रहे थे तो दिए थे ये क्वेश्चन कि गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? तो नियंत्रण एवं महालेखा प्रशिक्षण को कहा जाता है, जिसे CAG हम लोग बोलते हैं, है ना, कॉम्पिट्रल ऑडिटर एंड जनरल, जो अभी गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो याद रखिएगा गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? तो CAG को बोला जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्था में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1977 में किया गया था। तो पंचायती राज से संबंधित जो भी समितियां थी उनसे क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है एग्जाम में। तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति 1956-57 की बात है, और अशोक मेहता समिति 1977 की बात है। नेक्स्ट है 28 नंबर कर, असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 के द्वारा किन राज्यों का जन्म हुआ था? तो देखिए असम से टूटकर ही बना था 7 सिस्टर। तो असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 के तहत मेघालय का गठन किया गया था, याद रखिएगा। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, उसी प्रकार से इसका भी नाम है। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संप्रभुता लोकतांत्रिक गणराज्य के कितने दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था? यानी भारत में संप्रभुता लोकतंत्र गणराज्य जब स्थापित कर दिया गया था तो उसके 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी को भारत गणतंत्र हुआ था। तो उसके बाद 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था, याद रखिएगा ये, है ना। और वर्तमान में जो 1958 में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या उनमें से किसी के आधार पर राज्य के तहत किसी भी रोजगार या कार्यालय से संबंध में अप्रत्र या भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद किसमें कहा गया है? तो यह अनुच्छेद 16 में कहा गया है ना, याद रखिएगा अनुच्छेद 16। जबकि धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म के आधार पर सिर्फ ये भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 15 में है। लेकिन यहाँ पे रोजगार और कार्यालय से संबंधित बात कही गई है, इसका मतलब ये अनुच्छेद 16 के तहत कही गई है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो भारत के भूगोल और विश्व भूगोल से संबंधित है। 31 नंबर क्वेश्चन है करा, उत्तर भारत के विशाल मैदान जो गंगा मैदान और दक्कन के पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजित होता है? आपको पता होना चाहिए कि भारत को 2 भागों में बांटता है विंध्य पर्वत श्रेणी, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में, यानी विंध्याचल की पर्वत से। 32 नंबर क्वेश्चन करा कि भारत के कितने राज्यों से भूटान की सीमा लगती है? तो हम आपको देखिए पिछले टेस्ट सीरीज में भी बताए हैं सीमावर्ती राज्यों और देशों के बारे में। तो देखिए भूटान की सीमा आप देख सकते हैं कि कहां से लगता है। तो ये 4 राज्यों से लगता है भारत में। एक तो असम से लगेगा, एक अरुणाचल प्रदेश से, और एक पश्चिम बंगाल और एक सिक्किम से लगेगा। यानी भूटान की सीमा भारत में असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगता है। 33 नंबर क्वेश्चन करा है कि एशिया के पहले जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन शिव समुद्रम का स्थापना कब किया गया था? तो शिव समुद्रम का स्थापना 1902 में हुआ था।
आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहे पाक जलडमरू मध्य कहाँ पे स्थित है। तो पाक जलडमरू मध्य जो है वो भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार के खाड़ी के पास स्थित है और इसी में राम सेतु भी स्थित है। याद रखिएगा अलगुहास। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलगुहास की जलधारा जो है वो हिंद महासागर की जलधारा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलधारा से संबंधित खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे कुचिकल झरना। कुचिकल झरना कहाँ पे है? कर्नाटक में है और कर्नाटक में इसकी ऊंचाई जो है 1493 है ऊंचाई है और भारत का सबसे ऊंचा झरना, याद रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? कुचिकल। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन कि बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में? तो बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक के चिकमंगलूर जिला में। कहाँ पे है? कर्नाटक के चिकमंगलूर जिला में। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे शब्द आपको बुक्स में बहुत कम मिलते हैं देखने के लिए और ऐसे ही शब्द एग्जाम में देकर आपको घुमा दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कंचनजंगा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कंचनजंगा को कहा जाता है। विश्व की सबसे तीसरी ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो नेपाल और सिक्किम के सीमा पर है। 85-86 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो याद रखिएगा 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो किसे कहा जाता है? तो कंचनजंगा को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे 39 नंबर पे समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? तो चुंबकीय झुकाव को मिलाने वाले स्थानीय रेखा को गोनल बोला जाता है। क्या बोला था? आइसोगोनल बोला जाता है। नेक्स्ट है 40 नंबर। देखिए ये भी नाम आपको जलधारा वाला चैप्टर कहीं भी पढ़िएगा तो नहीं मिलेगा कि रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है। तो याद रखिएगा रेनेल की जो जलधारा है वो अटलांटिक महासागर की जलधारा। किसकी जलधारा है? अटलांटिक महासागर की जलधारा। कौन सी? रेनेल जलधारा। आइए अब आइए पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कच्छ की खाड़ी का राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखना है ये 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 42 नंबर के ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में किया गया है? तो ओजोन डे मनाने की घोषणा नागोया प्रोटोकॉल में किया गया है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इससे संबंधित है जो 1987 में हुआ था। याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और नागोया प्रोटोकॉल का संबंध इससे है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है कि पराबिकुलम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये केरल के पलक्कड़ जिला में है। याद रखिएगा पराबिकुलम में राविकुलम कही ये दोनों ही है कहाँ पे है? केरल में है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है रेड डाटा बुक किन खतरे में स्थित प्रणालियों की लिस्ट है? प्राणियों की लिस्ट है। तो रेड डाटा बुक जो है वो जानवर, पेड़ पौधे, फंगस ये सभी के लिए जारी किया जाता है। याद रखिएगा IUCN के द्वारा जारी किया जाता है ये रेड डाटा बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। 45 नंबर कह रहा है कि जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसे तत्व स्थल कहा जाता है। क्या कहता है? तप्त स्थल बोला जाता है। यानी जैव विविधता से संबंधित प्रचुर मात्रा जहाँ पे हो और क्षेत्र विशेष हो यानी विशेष क्षेत्र हो तो उसको तप्त स्थल बोलेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला तितली पार्क कहाँ पे बनाया गया था? तो बनेरघट्टा कर्नाटक में। याद रखिएगा बनेरघट्टा कर्नाटक। 47 नंबर क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन आकलन के लिए भारतीय नेटवर्क में संस्थाओं की संख्या क्या है? तो अभी वर्तमान में जो 127 है। आइए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर कि बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिम बंगाल में है। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो मोलेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व जो है ना VVI क्वेश्चन है। किसके लिए? SI के लिए। यानी जो भी दरोगा का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन पक्का होता है। एक क्वेश्चन इससे राष्ट्रीय अभ्यारण्य से खास करके पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व है उससे एक क्वेश्चन फिक्स होता है। आगे 50 नंबर यूट्रोफिकेशन ऑक्सीजन की कमी और पानी की गुणवत्ता, मछली और अन्य पशु आबादी
में गंभीर कमी के कारण होता है, जो अंततः विशेष परिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर देता है। इसका क्या कारण है? तो रासायनिक पोषक तत्व और नाइट्रोजन या फास्फोरस युक्त यौगिकों में वृद्धि। यानी रासायनिक पोषक तत्व जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है, इसकी यौगिकों में अगर वृद्धि हो जाता है तो यूट्रोफिकेशन, ऑक्सीजन की कमी और पानी की गुणवत्ता या मछली और अन्य पशु आबादी की गंभीर कमी आ जाती है। ये किसके कारण होता है? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की यौगिकों की वृद्धि के कारण। आइए अगले क्वेश्चन पे। अब आ जाइए भारत की अर्थव्यवस्था पे। भारत की अर्थव्यवस्था में पूछ रहा है कि DTAA का पूरा नाम क्या है? तो डबल टैक्सेस अवॉइडेशन एग्रीमेंट। डबल टैक्सेड अवॉइडेशन एग्रीमेंट, याद रखना है, डबल टैक्सेस अवॉइडेशन एग्रीमेंट DTAA का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र में? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। 53 नंबर, भारत में पंचवर्षीय योजना का आर्किटेक्टर किसे बोला जाता है? आर्किटेक्टर किसे बोला जाता है? तो PC महालनोबिस को बोला जाता है भारतीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक का आधार बनाया जाता है? अब देखिए यहाँ से 3-4 क्वेश्चन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा देखने के लिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि गरीबी आकलन के लिए किन क्षेत्रों में? तो ग्रामीण क्षेत्रों में, तो इसे कृषि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यही क्वेश्चन को लिखा है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी आकलन के लिए तो औद्योगिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और इसी को भारत के गरीबी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी को क्या बोलते हैं? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो यहाँ से ये 2 क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि गरीबी क्षेत्रों में अगर नापना होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी नापना होगा तो कृषि श्रमिक उपभोक्ता सूचकांक, और शहरी क्षेत्रों में नापना होगा तो औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता सूचकांक। अब देखिए SI का जो PT हुआ उसमें इकोनॉमी से अच्छा खासा क्वेश्चन था, तो याद रखिए सब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 56 नंबर की भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले बेरोजगारी को क्या बोलते हैं? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी बोला जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर अगले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब से? 2006। नरेगा कब से? 2006 से। नेक्स्ट योजना अवकाश की अवधि कब से कब रहा? तो 66 से 69 तक रहा। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। बाकी दुर्गापुरी या भिलाई ये सब आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। 60 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, उर्वरक और डीजल के सब्सिडी के उद्देश्य के लिए योजना माल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो केवल पर्यावरण संरक्षण और बाढ़ से संबंधित है ये योजना माल। आइए अगले क्वेश्चन पे। अब आइए देखिए साइंस का क्वेश्चन। एक सेट में हर तरह का टॉपिक मिल जाता है इसमें, इसलिए पढ़ना इसको बहुत जरूरी होता है। 61 नंबर क्वेश्चन करें कौन सी बीमारी से कोयले के खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है? यानी कौन सा ऐसा बीमारी है जो कोयला के खान में काम करने वाले व्यक्तियों की उम्र सीमा कम हो जाती है? तो ये सिलिकोसिस। क्या नाम है उस बीमारी का? सिलिकोसिस। 62 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? तो प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश जो होता है वो समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाजों के मार्गदर्शन करना तथा उसे चेतावनी देना। यानी प्रकाश स्तंभ जो समुद्र में प्रयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? ताकि जो दूर से जहाज आ रहे हैं उन्हें संकेत दिया जाए कि यहाँ की स्थिति क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 63 पे। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी कमरे के एक के कोने से सेंट की खुली शीशी रख देने पर उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है, ये कारण है विसरण का। याद रखिएगा, खूब पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन कि सेंट का फैलना या फिर सुगंधित चीजों का फैलना किसका कारण है? तो विसरण का कारण है। वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाले मिट्टी में उत्पन्न होते हैं उसे हेलोफाइट बोलते हैं। नमकीन पौधे वाले को हेलोफाइट बोलते हैं। पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरिका जैंथीन के कारण। किसके कारण? कैरिका जैंथीन के कारण। हिंग किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये पौधे से प्राप्त किया जाता है हिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 68 के बाद क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। और 69 नंबर क्वेश्चन क्या करा कहाँ पे थे? ये क्वेश्चन नंबर 66 पे थे। क्वेश्चन नंबर 66 के बाद 67 पे। मानव शरीर में विटामिन भंडारित होता है कहाँ पे? तो यकृत में। विटामिन का भंडारण कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। 68 नंबर करा है कि डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयनवाद का प्रतिपादन में किसका प्रभाव सबसे अधिक रहा था? तो आबादी पर माल्थस के लेख का। यानी जो डार्विन का सिद्धांत दिया गया था उस पर सबसे ज्यादा किसका प्रभाव रहा था? तो आजादी जो माल्थस का जो सिद्धांत था उस पर था। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया
टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आश क्या है? इसका मतलब है कि उसके दोनों हाथ और दोनों पैरों का पक्षघात हो गया है। याद रखिएगा, टेट्राप्लेजिया का मतलब हाथ और पांव से बीमारी संबंधित है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पृथ्वी की तथा पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस तत्व का प्रयोग करते हैं? तो कार्बन और पोटेशियम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन और पोटेशियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अब देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है तो ये सब क्वेश्चन हम लोगों के लायक नहीं है। आते हैं अब आगे और देखते हैं। संप्रेषण का भी क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। अब आ जाइए खेल कूद से। देखिए खेल कूद से करा, खो खो में कितना क्रॉस लेंस होते हैं? खो खो में कितने क्रॉस लेंस होते हैं? तो खो खो में 8 क्रॉस लेंस होते हैं। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि कितना होता है? तो 90 मिनट का होता है फुटबॉल मैच की अवधि। आइए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 93 नंबर। 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि घुड़सवारी के खेल के परिसर को क्या बोला जाता है? एरीन बोला जाता है। एरीना क्या बोला जाता है? एरीना। घुड़सवारी के खेल के मैदान परिसर को क्या बोलते हैं? एरीना बोलते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो जापान के राजधानी टोक्यो में हुआ था, मिराई टोबा इसका शुभांकर था। क्या था? मिराई टोबा इसका शुभांकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर। कह रहा है बाली स्मैप्स और सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये टेनिस से है। किससे है? टेनिस से है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे 96 नंबर पे। 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इलेक्ट्रा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? इलेक्ट्रा गोल्ड कप का संबंध है जो टेनिस से है। नेक्स्ट सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। स्केटिंग खेल जाने वाले स्थान को क्या कहते हैं? यानी स्केटिंग खेल जाने वाले को क्या बोलते हैं? स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या बोलते हैं? रिंग बोलते हैं। यानी जहां पर स्केटिंग खेल खेला जाता है उसे रिंग बोलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो डीसीएम ट्रॉफी का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। नेक्स्ट आ जाइए 100 नंबर क्वेश्चन पे। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 100 नंबर का है कि निशानेबाजी और तीरंदाजी के खेल के परिसर को क्या बोलते हैं? तो उसे रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। अब आ जाइए एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन है कुछ, कृषि से संबंधित। कृषि से संबंधित है कि राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। 102 नंबर क्वेश्चन है खरीफ की फसल है तो खरीफ की फसल कौन का? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल और आदि। यानी चावल धान के साथ होने वाले जो भी फसल है उसे खरीफ फसल बोलते हैं और गेहूं के साथ होने वाले फसल को रबी का फसल बोलते हैं। जायद फसल जो बीज का फसल होता है उसे जायद का फसल बोलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 103 पे। 103 नंबर बोल रहा है कि रबी का फसल कौन सा है? तो गेहूं के साथ जो भी फसल हो रहा है, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, ये सभी खरीफ के फसल है। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं की फसल को कितनी बार सिंचित की आवश्यकता होती है? तो 6 बार। कपास की रेशा मुख्य रूप से क्या है? तो यह सेलुलोज है। कपास की रेशा क्या है? सेलुलोज का उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर। निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहते हैं? पार्थोनोकप्स बोलते हैं। पार्थोनोकॉप्स बोलते हैं। फल का बिना निषेचन का अगर विकास हो जाता है तो उसे पार्थोनोकॉप्स बोलते हैं। याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, पौधे में जिंक का मुख्य कार्य क्या है? तो ट्रिप्टोफास के निर्माण हेतु आवश्यक होता है। यानी ट्रिप्टोफास नामक अवयव के निर्माण के लिए जिंक का प्रयोग किया जाता है। किसमें? तो पौधे में। नेक्स्ट 108 नंबर के गांठ गोभी हेतु किस तरह की मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है गांठ गोभी के लिए। गांठ गोभी के लिए किस प्रकार के तो मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट 109 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वीड मैनेजर है तो वीड मैनेजर खरपतवार अनुसंधान निषेधालय जबलपुर द्वारा विकसित मोबाइल ऐप्स है। यानी वीड मैनेजर क्या है? तो वीड मैनेजर एक मोबाइल ऐप्स है। क्या है? मोबाइल ऐप्स है जो खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर के द्वारा इसे विकसित किया गया है। 110 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसे मानव उत्पादक धान अन्न कहा गया? तो ट्रिटिकेल को मानव उत्पादन धान अन्न कहा गया है। आइए अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन है तो कंप्यूटर से भी एसआई का जो मेंस हुआ था प्री हुआ था उसमें भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन था और एनटीपीसी वाले और ग्रुप डी वाले में तो खैर कहना ही नहीं, क्वेश्चन हर सेट में पूछा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 111 पे, कौन सा डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर समझाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो प्रोग्राम और डाटा के बीच के अंतर को समझाता कौन है? तो माइक्रो प्रोसेसर। विंडो एमई और एमई से क्या कह रहा है कि विंडो एमई में एमई से क्या शब्द बनता है? एमई से मिलेनियम्स नामक शब्द बनता है। याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि इंस्ट्रक्शनों
इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, तो उसे प्रोग्राम बोलेंगे। इंस्ट्रक्शन का वो समूह जो कंप्यूटर को सूचित करता है उसे प्रोग्राम बोलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, 114 नंबर के प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं, उसमें एक ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक रजिस्टर्ड होता है। आइए क्वेश्चन नंबर अगले पे। 14 हो गया, 15 नंबर, बस 30 तक है, हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा कि इंटरनेट मेल पता के 2 भाग होते हैं, बाद के वाले भाग को क्या बोला जाता है? बाद वाले भाग को डोमेन बोलते हैं। इंटरनेट मेल पता जो बाद वाला भाग होता है उसे डोमेन बोलते हैं। कंप्यूटर भाषा में जावा का आविष्कार किसने किया? जो लैंग्वेज है उसे सन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। कौन सा पेरीफेयर पोर्ट्स लेजर प्रिंटर को सबसे तेज गति प्रदान करता है? तो प्लायर जो है वो सबसे तेज गति प्राप्त करता है। 118 नंबर है, PGP का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रेटी गुड प्राइवेसी। प्रेटी गुड प्राइवेसी जो है PGP का फुल फॉर्म है। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 119 नंबर क्वेश्चन है, जब संपर्क स्थापित करने के समय अधिक और डाटा का साइज कम हो तो डाटा हस्तांतरण के लिए उपयुक्त अधिमान तरीका है। तो उपयुक्त अधिमान तरीका है पैकेट स्विच। क्या है? पैकेट स्विच। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा जो अस्थायी रूप से मुख्य मेमोरी में रहता है क्या कहलाता है? तो उसे कर्नल बोलते हैं। एक ऑपरेटिंग स्विच का हिस्सा जो अस्थायी रूप से मुख्य मेमोरी में रहता है उसे कर्नल बोला जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 120 होगा, 10 क्वेश्चन और बच रहे हैं और ये विविध के क्वेश्चन है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे पुष्टि मार्ग के संस्थापक। 122 नंबर क्वेश्चन है, जब एक जीवित रहो सुखी से रहो। जब तक जीवित रहो सुखी से रहो, बस इतना ही याद रखिए कि जब तक जीवित रहो सुखी से रहो, सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता है। पूर्ण जन्म को निश्चित करने वाली यह युक्ति किसने कहा था? चवार के द्वारा कहा गया था। सीधा याद रखिए, इतना ही लाइन आपको याद रखेंगे, जब तक जियो सुख से रहो, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो चवार के द्वारा कहा गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 123 पे। 123 नंबर क्वेश्चन क्या करा वो देखिए। करा 123 नंबर कि किसने प्रतिपादित किया कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। ये आजीविकों द्वारा कहा गया था कि भाग ही सबसे ज्यादा आपको भाग पे सबसे ज्यादा निर्भर रहना चाहिए, मनुष्य तो असमर्थ है करने में। 124 नंबर क्वेश्चन करा है कि कौन सा त्योहार ईसाई धर्म में रमजान महीने में मनाया जाता है? तो ईद उल फितर जो है वो रमजान महीने में मनाया जाता है इस्लाम धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर कि ईसा मसीह के पूर्ण जीवित होने की स्मृति में मनाया जाता है? तो ईस्टर मनाया जाता है, नामक त्योहार मनाया जाता है पूर्ण जीवित होने की स्थिति में। 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में। अब ये लद्दाख में हो गया। कहाँ पे हो गया? लद्दाख में ये हो गया। नेक्स्ट 27 नंबर, गोसाई दत्त का मूल नाम क्या है? तो गोसाई दत्त का मूल नाम जो है वो हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत का गोसाई दत्त का मूल नाम है। नेक्स्ट 128 नंबर के भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान कवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? स्थान कवासी का संबंध जो है वो जैन मतों से है। ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? तो हजरत इब्राहिम की याद में मनाया जाता है ईद उल जुहा। और लास्ट क्वेश्चन है 130 नंबर की माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें किसका अभाव होता है? तो ये लोहे का अभाव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सार संग्रह में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आएगा तो जरूर आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।